नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, आप सभी से विनंती रहेगी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अंत तक देख लिया तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ 100% कि आपके लिए ये वीडियो है वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे प्रश्नों के आंसर भी साथ में लिख रखे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए और आपको यहाँ से फ़ायदा हो और एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो बिल्कुल आप सभी से विनंती रहेगी अंत तक ज़रूर आप देखिएगा। मैंने 6 से 7 घंटे मेहनत की है, तब जाके ये पेपर है आपके लिए तैयार हो रहा है। देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन रहेगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक घटक नहीं है वो आपका ऑक्सीजन रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है कि एक कोशिकीय जीव हैं, गाय, बकरी, अमीबा या फिर खरगोश। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि एक कोशिकीय जीव हैं, वो कौन सा है? अमीबा है। तो अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, रेशम कीट पालन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, रेशम कीट पालन है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि जल धारण क्षमता है वो सबसे अधिक है वो किस में होती है, यानी कौन सी मिट्टी में होती हैं। तो जो अपने मृणमय मृदा होती है उसमें सबसे अधिक जो है वो जल धारण करने की क्षमता होती है। तो अपना ऑप्शन नंबर ब रहेगा वो सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 है कि तवसा के द्वारा श्वसन करने वाला जीव है वो कौन सा है। यानी चमड़ी के द्वारा, तवसा के द्वारा है वो क्या करता है? श्वसन करता है, यानी श्वास लेता है। तो साथियों, वो हो जाएगा केंचुआ। अपना ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों के अंदर जो जल का परिवहन होता है विद्यार्थियों, वो होता है जाइलम के द्वारा। तो अपना ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 और इसमें है वो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली खाली जगह क्या है? क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें खाली जगह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो अपनी खाली जगह में क्या आ जाएगा? स्वपोषी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अगला देखिएगा इसका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो उसका सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है विद्यार्थियों? यकृत है। तो यहाँ पे आप लिखना है यकृत। अगला देखिएगा, अमीबा अपने भोजन का पाचन है वो खाली जगह में करता है, तो खाद्य धानी में करता है। इसका चौथा देखिएगा आप कि रेशम फाइबर खाली जगह से बने होते हैं। तो रेशम फाइबर हैं विद्यार्थियों वो प्रोटीन के बने होते हैं। और 5वीं खाली जगह है कि ताप को डिग्री खाली जगह में मापते हैं, तो सेल्सियस में मापते हैं। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? सेल्सियस आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि निम्न कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिएगा। यानी आपको बताना है सत्य और असत्य। तो पहला क्या है इसमें कथन देखिएगा आप कि सूर्य से हम तक ऊष्मा सहमन प्रक्रम द्वारा आती हैं। तो ये गलत है, असत्य हो जाएगा आपका इसका आंसर। दूसरी देखिएगा यहाँ पे कि सभी गर्म पिंड हैं वो विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य। इसका अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 3 है कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल है वो दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सत्य है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सत्य। और ये सारे के सारे उत्तर हैं आपको कहाँ लिखने हैं? अपनी कॉपी में लिखने हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप है वो 37 डिग्री होता है। तो विद्यार्थियों, ये क्या है? असत्य है। इसका 5वां देखिएगा आप कि सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्दियों में है वो हमें
ऊनी जो वस्त्र होते हैं वो गर्म रखते हैं, सूती नहीं रखते हैं, तो ये भी हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 है, ये आपके 2 अंक का रहने वाला है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसके आंसर भी मैंने लिख रखे हैं, तो आप मेरी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो बिल्कुल आपको बताना है कि मृदा कैसे बनती है। आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का आंसर देखिएगा। पवन, जल, जलवायु की क्रियाओं से सेलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है, और इस प्रकार सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण है वो मृदा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 है कि रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर आप देखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित लाल जो वर्णक हैं जिसमें हीमोग्लोबिन के कारण है वो रक्त क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो आपको क्या लिखना है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, जो इनके कण होते हैं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा आप, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिएगा। तो विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला प्रभाव है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, और दूसरा प्रभाव होता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ये 2 प्रभाव आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 13 है कि उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर है वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस देखेंगे, तो यह लेंस है वो किनारों की अपेक्षा 20 में मोटे होते हैं। उत्तल लेंस कैसे होते हैं, 20 में मोटे होते हैं, यानी ऐसे गोल होते हैं, तो इसका जो 20 वाला भाग है वो मोटा होता है। जबकि अवतल में देखिएगा ये 20 की अपेक्षा किनारों पर मोटे होते हैं। अवतल में किनारे पे मोटाई ज़्यादा होती है और 20 में कम होती है, जबकि उत्तल में 20 में मोटाई ज़्यादा होती है। दूसरा देखिएगा इसमें अंतर कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं, और अवतल लेंस है वो क्या करते हैं, ये सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा आप, समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे उत्तर देखिएगा, भौमजल का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, भूमि के अंदर का जल, यानी जो भूमि के अंदर का जल अपन निकालते हैं तो वो जल कौन सा होता है, वो भौमजल होता है। तो उनकी जो पुनः पूर्ति है यानी दोबारा से वो कैसे वहाँ पे आता है वो आपको समझाना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियाँ, तालाबों का जल मृदा से रिस कर यानी मिट्टी के अंदर रिसने का मतलब होता है अंदर जाता है, और भूमि की नीचे गहराई में रिक्त स्थानों के और दरारों में है वो भर जाता है। जैसे भूमि का जल रिसाव है वो अतःशोधन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग में किए जा रहे भौमजल की पुनः पूर्ति हो जाती है। यानी बारिश होती है या फिर कोई नदी बहती है या फिर कोई तालाब होता है, तो उनका जो जल है रिस के ज़मीन के अंदर चला जाता है, और अंदर जो स्पेस होता है यानी खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होती है, वहाँ जाके ये इकट्ठा हो जाता है, और इस तरह से जो अपन ने भूमि के अंदर का जल निकाला था उसका स्थान ये जल ले लेता है। तो इसे क्या कहते हैं, भौमजल की पुनः पूर्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा आप, अपघटक किसे कहते हैं, इनमें से किन्हीं 2 के नाम बताइए, और ये वन में क्या करते हैं। तो सबसे पहले अपघटक किसे कहते हैं देखिएगा, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमन में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो अपघटक कहलाते हैं। किसको, पादप और जंतुओं के मृत शरीर होते हैं ना, उसको ज़मीन के अंदर मिलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, मशरूम हो गया, ये क्या है, अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये चित्र, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको याद करके आप ज़रूर जाइएगा कि वायु के संगठन को एक वृत्त रेखा द्वारा बताइए। यानी अपना जो ये वायुमंडल है इसमें वायु कौन कौन सी गैस है वो कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन है वो 21% भाग में फैली हुई है, और सबसे ज़्यादा जो गैस फैली हुई है यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा ये है नाइट्रोजन गैस, 78% भाग में फैली हुई है, और अन्य जो गैसें हैं वो 1% भाग में फैली हुई हैं, जिसमें ओजोन वगैरह ये सारी गैसें हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर
उनके जो जनन अंग है उनके नामांकित कीजिए। यानी ये देखिएगा पुष्प के जो जनन अंग हैं ये भी चित्र आपको याद कर लेना है। जैसे कि देखिएगा ये हैं पुकेसर, यानी नर जनन अंग हैं फूलों के अंदर, और ये है मादा जनन अंग। नर जनन अंग के कौन कौन से अंग होते हैं देखिएगा, परागकोश होता है और पुंतु होता है, ठीक है, ये दो ही होते हैं। जबकि मादा में आप देखो कृतिकाग्रह होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है और बीजांड होता है। तो ये अंग है, इनको आप याद करके जाइएगा। ये चित्र आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा परजीवी, ये अपना भोजन है वो सजीवों से प्राप्त करते हैं, और मृतजीवी हैं ये अपना भोजन है वो मृत एवं विघटनकारी जो सड़ी गली वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त करते हैं। तो परजीवी का तो एक तो अंतर आपको याद रह जाएगा कि ये भोजन है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, सजीवों से प्राप्त करते हैं। जबकि मृतजीवी हैं ये जो मृत भोजन वगैरह मृत जो जीव जंतु होते हैं और सड़ी गली वस्तुएं होती है वहाँ से प्राप्त करते हैं। दूसरा अंतर इसमें देखिएगा, ये सामान्यतः परपोषी के ऊपर और भीतर रहते हैं, जबकि जो मृतजीवी हैं ये हमेशा अमृत एवं यहाँ पे अमृत नहीं है, सड़ी गली जो वस्तुओं के ऊपर रहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा अमरबेल, जोंक, जू जैसे पादप जीव परजीवी के प्रमुख उदाहरण हैं, और शतरक, मशरूम और साथ ही कवक आदि मृतजीवी के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखिएगा, इसमें आपके अथवा में मिल जाएंगे कि पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइएगा। इसका आंसर नहीं आता तो अथवा में आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। 20वां देखिएगा, शैवाल किसे कहते हैं और इनका रंग हरा क्यों होता है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। और अंतिम जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका 22वां कि अमीबा का नामांकित चित्र है वो आपको बनाना है। किसका चित्र बनाना है विद्यार्थियों, अमीबा का चित्र बनाना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये अमीबा का चित्र है, इस टाइप का होता है। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रासिका में भोजन की गति किस कारण से होती है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का आपके विज्ञान विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इस पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आगे किस विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विद्यार्थियों मिलता हूँ अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।